हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है इसमें अपन को वो सारे मेथड करने हैं जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा पॉसिबल है किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में। वो मेथड अपन को इस चैप्टर में स्टडी करने हैं जिससे अपन क्या करा सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग है एपोमिक्सिस। तो देखो, एपो का मतलब होता है नहीं होना या एब्सेंट, और मिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन। तो हेंस विंकलर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। वो सारे मेथड जो जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता उन्हें अपन क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस। और ये सारे के सारे मेथड ठीक वैसे के वैसे एम्ब्रियो बनाएंगे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, और मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं करते। इन्हें अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे मेथड है जो मिमिक करते हैं किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है। अब देखो, एपोमिक्सिस की मीनिंग तो होती है फर्टिलाइजेशन नहीं होना। तो कुछ साइंटिस्ट तो मानते हैं कि वो सारे मेथड एपोमिक्सिस में काउंट कर सकते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन कुछ जने मानते हैं कि इसमें सिर्फ वो ही मेथड काउंट करने जिसमें फर्टिलाइजेशन के साथ साथ मियोसिस भी नहीं होता। इस पॉइंट को अपन और डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए अपन वो कहेंगे कि एपोमिक्सिस वो मेथड होता है जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों ही नहीं होते। ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकते हैं। तो एपोमिक्सिस के दो तरीके हो सकते हैं, ए गैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपन ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, और उसमें कोई फर्टिलाइजेशन कोई मियोसिस नहीं होता, डायरेक्ट वेजिटेटिव पार्ट से क्या बन जाता है, नेक्स्ट जनरेशन बन जाती है। तो इसको अपन किस में पुट कर सकते हैं, एपोमिक्सिस में। और इस चैप्टर में अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अपन ने चैप्टर 1 में कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड है ए गैमोस्पर्मी। तो देखो, ए गैमोस्पर्मी की डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में थी। ए मतलब नहीं होना, गैमो मतलब गैमिट, और स्पर्मी मतलब सीड। विदाउट गैमिट फॉर्मेशन या गैमिट फ्यूजन के सीड बन जाने को क्या कहते हैं, ए गैमोस्पर्मी। और अगर विदाउट गैमिट फॉर्मेशन और विदाउट फ्यूजन के बन रहे हैं तो इसको एपोमिक्सिस के अंदर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं। ए गैमोस्पर्मी के भी ये तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी जो दो तरह की होती है, सोमेटिक और जनरेटिव, एपोगेमी जो फिर दो तरह की होगी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, और पार्थिनोजेनेसिस ये भी दो तरह का होगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इन सारी टर्म को समझने से पहले अपन को ये देख लेना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्राइटेरिया किस तरह से चलता है। देखो, अपन सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवेरी के अंदर का ओव्यूल पार्टिसिपेट करता है। ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, और एक आर्कीस्पोरियम सेल थी, याद हो आप सबको। तो आर्कीस्पोरियम सेल डिप्लॉइड होती है और उससे बनती है मेगा स्पोर मदर सेल, जो भी कैसी होती है, 2n डिप्लॉइड होती है। फिर उसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस से मेगा स्पोर बनता है जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड। और उससे फिर एम्ब्रियो सैक बनता है जो भी कैसा होता है, हैप्लॉइड। और उस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एंटीपोडल सेल, एग एपरेटस जिसमें एग सेल होती है, सिनर्जिस्ट होती है, और बीच में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर ये एग सेल हैप्लॉइड होती है। इस एग सेल में मेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, बोले तो फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा जिससे जाइगोट बनेगा 2n, और फिर एम्ब्रियो बनेगा। ये ट्रेडिशनल पाथ होता है। एक चीज आपको और बता दूं कि इंटेगुमेंट, न्यूसिलस कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है। अब देखो ये सारे मेथड क्या है। तो सबसे पहला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो देखो, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, इंटेगुमेंट या न्यूसिलस इसकी कोई सेल डायरेक्टली क्या बना दे, एम्ब्रियो बना दे। तो इससे अगर एम्ब्रियो बन जाएंगे तो कौन कौन से प्रोसेस नहीं होंगे, मियोसिस नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। और यही वजह है कि अपन इसको किस मेथड में पुट कर रहे हैं, एपोमिक्सिस में। तो इंटेगुमेंट या न्यूसिलस से, जो कि स्पोरोफाइटिक टिश्यू है, 2n टिश्यू है, उनसे नेक्स्ट जनरेशन या एम्ब्रियो बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के, इसको अपन क्या कहेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसको अपन और डिस्कस करेंगे, अभी के लिए अपन समझते हैं। नेक्स्ट जो है अपनी है वो एपोस्पोरी। तो देखो, एपोस्पोरी क्या होता है। तो जनरली जो होता है, एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर से बनता है जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो अगर एम्ब्रियो सैक इस हैप्लॉइड मेगा स्पोर के अलावा और किसी भी मेथड से बने तो उसको अपन क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। अब हैप्लॉइड मेगा स्पोर से नहीं बनेगा तो ऐसा एम्ब्रियो सैक 2n होगा। कैसा होगा, 2n। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या तो इंटेगुमेंट या न्यूसिलस की कोई सेल क्या बना दे, एम्ब्रियो सैक।
क्योंकि ये 2n है तो इससे अगर बनेगा तो वो एम्ब्रियो सैक भी कैसा होगा 2n। या फिर क्या होगा कि या मियोसिस ना हो, अगर या मियोसिस नहीं होगा तो मेगा स्पोर मदर सेल से कैसा स्पोर बनेगा, डिप्लॉइड मेगा स्पोर बनेगा, और फिर एम्ब्रियो सैक भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक या डिप्लॉइड गैमिटोफाइट, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, गैमिटोफाइट, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक या डिप्लॉइड गैमिटोफाइट का बनना किससे, विदाउट हैप्लॉइड मेगा स्पोर से, और कोई भी तरीके से, चाहे डिप्लॉइड मेगा स्पोर से बने, चाहे डिप्लॉइड इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस सेल से बने, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। क्योंकि अपन ने दो तरीके देखे हैं, एक तो इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस जो कि जनरली जनरेट नहीं करते एम्ब्रियो सैक, और दूसरा किससे बन रहा है, मेगा स्पोर, बस मियोसिस नहीं होने की वजह से वो मेगा स्पोर कैसा हो गया 2n। तो अगर इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस से डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसे कहेंगे सोमेटिक एपोस्पोरी। क्या कहेंगे, सोमेटिक एपोस्पोरी। और अगर ये डिप्लॉइड मेगा स्पोर बनता है और फिर एम्ब्रियो सैक बनता है डिप्लॉइड, तो इसको अपन क्या कहेंगे, जनरेटिव एपोस्पोरी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों केस की वजह से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो उसके अंदर की एग सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉइड, एंटीपोडल सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एपोगेमी। तो देखो, एपो का मतलब अपन सब जानते हैं नहीं होना, गैमी का मतलब गैमिट इन्वॉल्व नहीं होना। अब बेसिकली इसमें वो सारे मेथड आएंगे जिसमें एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सैक की और कोई भी सेल नेक्स्ट जनरेशन बना दे। तो एग सेल के अलावा कौन कौन है, देखो इसको तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एंडोस्पर्म बनाता है। तो एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड, इन दोनों में से कोई भी सेल अगर एम्ब्रियो बनाने का काम करे विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एपोगेमी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है तो फिर जो एंटीपोडल सेल और जो ये सिनर्जिस होगी वो भी हैप्लॉइड होगी, और फिर उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, बोले तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी हैप्लॉइड बनेगा। ऐसे ही एपोगेमी को कहेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अगर मान लो एपोस्पोरी हो गई थी, तो एपोस्पोरी में अभी मैंने बताया था एम्ब्रियो सैक कैसा होता है 2n, तो उसकी एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड भी कैसी होगी 2n। तो अगर उससे नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो वो भी कैसी होगी 2n, उसको क्या कहेंगे, डिप्लॉइड एपोगेमी। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस। देखो, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाना, एम्ब्रियो बन जाना। इस मेथड को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अब इसमें एग सेल पार्टिसिपेट करेगी, तो एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन बन जाने को क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। अगर एग सेल हैप्लॉइड है, जो कि जनरली होती है, और उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन बनती है, बोले तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसे कहेंगे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और अगर मान लो एपोस्पोरी हो रखी थी और उससे अपने क्या बन गया था, एग सेल और एम्ब्रियो सैक जो है वो 2n हो गए थे, और उससे अपन नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, इन टर्म को पहले 1 by 1 अपन सब लेंगे और फिर अपना जो टॉपिक है एपोमिक्सिस के टाइप करेंगे। देखो, बुक में बहुत अजीब तरीके से दे रखा है, तो आपको पहले ये सारी टर्म पढ़नी है और फिर जो बुक वाला क्लासिफिकेशन है वो देखना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर इन सारी टर्म को 1 by 1 अपन पहले डेफिनेशन कर लेते हैं और फिर अपन अपना एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो देखो, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल। किससे बनना है, डायरेक्ट फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल। कौन सी, इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस। ये कैसी है, 2n है। इनसे डायरेक्ट बनने का क्या मतलब है कि बीच में एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा, सीधा इनसे ही क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। इस चीज को अपन क्या कहेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल, जो कि इंटेग्यूमेंट या न्यूक्लियस की हो सकती है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, इज नॉन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। अगला है एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी वाले मेथड में ये एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो एम्ब्रियो सैक तो जनरली भी बनता है, लेकिन जनरली जब बनता है तो मियोसिस होने की वजह से एम्ब्रियो सैक कैसा बनता है, हैप्लॉइड। एपोस्पोरी में कैसा बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनने के भी दो तरीके हो सकते हैं। देखो, पहला तरीका क्या हो सकता है कि इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस, जो कि ये 2n सेल जो है, इनसे क्या बने, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट या डिप्लॉइड क्या बने, एम्ब्रियो सैक बने। ठीक है,
या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एमएमसी या आर्किस्पोरियम, ये दोनों जो सेल है इनसे क्या बन जाए, एम्ब्रियो सैक बन जाए। तो इन दोनों ही केस में जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो कैसा होगा, 2n। क्यों? क्योंकि इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस भी 2n होती है, और एमएमसी और आर्किस्पोरियम भी क्या होती है, 2n, और मियोसिस हुआ नहीं है, इसलिए ये जो नया एम्ब्रियो सैक बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना है उसको अपन क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्यों का, एपो का मतलब होता है विदाउट, और स्पोरी बोले तो मेगा स्पोर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मेगा स्पोर हैप्लॉइड होता है, अगर वो यूटिलाइज होता तो क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड बनता। तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ 2n गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सेल अदर देन हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मेगास्पोर के अलावा किसी भी सेल से डिप्लॉइड गैमेटोफाइट का बनना क्या कहलाएगा, एपोस्पोरी। अगर इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस से बनता है तो सोमेटिक, और एमएमसी और आर्किस्पोरियम से बनता है तो जनरेटिव। नेक्स्ट है अपना एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस। तो देखो एपोगेमी क्या होती है, एपोगेमी होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ सेल ऑफ सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। जनरली एम्ब्रियो बनाने का काम किसका होता है, एग सेल का। अगर एग सेल के अलावा दूसरी सेल कौन सी बची पीछे, एंटीपोडल और सिनर्जिड, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो एंटीपोडल और सिनर्जिड इन दोनों से एम्ब्रियो बनने को क्या कहेंगे, एपोगेमी। क्योंकि इनसे बनेगा तो ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर ये अपन को किस में अपन पुट कर सकते हैं, एपोमिक्सिस में। एक और चीज है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में जो डेवलपमेंट होता है वो एग सेल से होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही दो तरह के होते हैं। ये एपोगेमी भी हैप्लॉइड एपोगेमी और डिप्लॉइड एपोगेमी, और पार्थिनोजेनेसिस भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। कब होगा, तो देखो जनरली जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो अगर उसकी एग सेल यूज करेंगे तो अभी हैप्लॉइड, और उसकी एंटीपोडल और सिनर्जिड यूज करेंगे तो अभी हैप्लॉइड, और फिर अगर एपोगेमी होता है या पार्थिनोजेनेसिस जो भी होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लो जो एम्ब्रियो सैक है वो किससे बना है, एपोस्पोरी से। एपोस्पोरी से बनेगा तो कैसा एम्ब्रियो सैक बनेगा, डिप्लॉइड। तो उसकी जो एग सेल होगी वो भी कैसी होगी, डिप्लॉइड। और अब उसमें पार्थिनोजेनेसिस हो तो कैसा होगा, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और अगर उसकी सिनर्जिड्स और एंटीपोडल से एपोगेमी हो तो वो कैसी होगी, डिप्लॉइड एपोगेमी। ठीक है, इस तरीके से अपनी जो सारी टर्म जो एपोमिक्सिस में है वो अपन ने कर ली है, तो ये नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों एपोमिक्सिस के टाइप। तो देखो एपोमिक्सिस के अपन ने मेथड देख लिए हैं कि कितने तरह के मेथड होते हैं। ए गैमोस्पर्मी से हो सकता है, और किससे हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। और ए गैमोस्पर्मी जो है वो भी 4 तरीके से हो सकता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से हो सकता है, एपोगेमी से हो सकता है, एपोस्पोरी से हो सकता है, और पार्थिनोजेनेसिस से हो सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को काउंट नहीं करते, जिसमें पंचानन महेश्वरी भी शामिल थे। उनका कहना था कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मिक्सिस, मतलब मिक्सिस का ना होना जो होना चाहिए था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो वैसे भी नहीं होता, और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इनके अकॉर्डिंग वो 2 मेथड इंक्लूड नहीं है। तो इन्होंने जो बाकी के मेथड बच्चे बोले, तो एपोगेमी, एपोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस, उसको अपने तरीके से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट। इन्होंने बोला कि जो नॉन रिकरेंट जो है, रिकरेंट का मतलब होता है किसी चीज का वापस रिपीट होते रहना। तो इस तरह का एपोमिक्सिस जो अभी अपन पढ़ेंगे वो वापस रिपीट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, वो देखो इस तरह का जो एपोमिक्सिस है वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में होगा। अब अगर एम्ब्रियो सैक बना जो कि हैप्लॉइड बना ट्रेडिशनल तरीके से, और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना तो उसमें एग सेल भी हैप्लॉइड होगी, और एंटीपोडल सेल वगैरह है वो भी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। तो एग सेल से अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अपन को नेक्स्ट जनरेशन बनाना है तो एक ही मेथड बचता है, पार्थिनोजेनेसिस, बोले तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड से भी नेक्स्ट जनरेशन बनाना है तो बनेगा कौन सा, हैप्लॉइड एपोगेमी। हैप्लॉइड क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो सैक कैसा है, हैप्लॉइड है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी कैसी होगी, हैप्लॉइड ही होगी, क्योंकि अब माइटोसिस ही हो सकता है, हैप्लॉइड से वो डिप्लॉइड तो बन नहीं सकता। तो हैप्लॉइड होगी तो वो फर्टाइल नहीं होगी, कैसी होगी, स्टेराइल होगी। और स्टेराइल होने की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने आप इस मेथड को वापस क्या नहीं कर पाएगी, रिपीट नहीं कर पाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट।
जबकि ये वाला जो मेथड है एपोमिक्सिस का, वो जो होगा वो ऐसे एम्ब्रियो सैक में होगा जो डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक अपन जानते हैं किससे बनता है, एपोस्पोरी से। तो उस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में से मतलब एम्ब्रियो बनेगा, तो वो आपस क्या हो सकता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो फर्टाइल होगी, तो अब इस मेथड को रिपीट कर सकती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस इन रिड्यूस्ड और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, एपोमिक्सिस इन नॉन रिड्यूस्ड एंड डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। और डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक किससे बनता है, क्योंकि मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो स्टेराइल होगी और इसलिए नॉन रिपीटेटिव है। नेक्स्ट जनरेशन फर्टाइल होगी, ये कैसी होगी, रिपीटेटिव होगा। एक और चीज, इसमें दो चीजों की डेफिनेशन लिखनी है, हैप्लॉइड एपोगेमी की और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की। हैप्लॉइड एपोगेमी क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल। और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ हैप्लॉइड एग सेल। पार्थिनोजेनेसिस और एपोगेमी अपन पहले पढ़ चुके हैं, बस उनके आगे हैप्लॉइड हैप्लॉइड लगाना है। ठीक है, जो रिकरेंट वाला है उसमें पहले तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे एपोस्पोरी की। देखो एपोस्पोरी की डेफिनेशन मैं पहले लिखवा चुका हूं, तो आप इधर वापस लिख लेना, अभी नहीं भी लिखो तो एग्जाम में आप जरूर लिखना। तो यहां पर आपको क्या है, पहले तो एपोस्पोरी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो डिप्लॉइड है वो किससे बनेगा, एपोस्पोरी से बनेगा। फिर उसके दो टाइप बताने होंगे, जनरेटिव और सोमेटिक। ठीक है, जनरेटिव में अपने क्या होता है कि जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है वो किससे बनता है, एमएमसी से बनता है। जबकि सोमेटिक में किससे बनता है, इंटेग्यूमेंट और न्यूसिलस की सेल से बनता है। एक बार जब वो लिख लो, उसके बाद लिखना है कि जिस भी मेथड से डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बने, उस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में दो तरह की सेल है। एक तो वो एंटीपोडल सेल, और कौन सी अपने एंटीपोडल सेल के साथ कौन सी होगी, सिनर्जिड, और दूसरी कौन सी होगी, एग सेल। तो जो भी है उनमें आगे कैसे होगा, तो अगर एंटीपोडल और सिनर्जिड से हो रहा है तो उसे कहेंगे डिप्लॉइड एपोगेमी, और अगर एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इन दोनों की डेफिनेशन ऐसे कैसे लिखनी है, बस क्या लिख देना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड एंटीपोडल सेल, तो वो हो जाएगा डिप्लॉइड एपोगेमी। और डिप्लॉइड जो होगी क्या, एग सेल लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो यहां पर इस टॉपिक के नीचे, रिकरेंट के नीचे आपको डेफिनेशन नोट करनी, किस किस की, एपोस्पोरी की, जनरेटिव की, सोमेटिक की, डिप्लॉइड की और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की। एग्जाम में जरूर करें, ठीक है। तो ये अपना एपोमिक्सिस हो गया। आपके बुक के पीछे क्वेश्चन भी है कि रिकरेंट और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस पे शॉर्ट नोट्स लिखो, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज क्लियर कर देते, कुछ साइंटिस्ट इस नॉन रिकरेंट को एपोमिक्सिस में काउंट ही नहीं करते। उसका बहुत बड़ा रीजन है, देखो ध्यान से सुनो। एपोमिक्सिस की डेफिनेशन में था कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, साथ में मियोसिस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है वो किस में होता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में। और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, मेगा स्पोर से, और मेगा स्पोर कैसे बनता है, मियोसिस से। इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको तो काउंट ही नहीं करते, नॉन रिकरेंट वाले को कंसीडर ही नहीं करते, कहते ये एपोमिक्सिस है ही नहीं। ठीक है, जो भी है अपने टॉपिक था अपन ने कर लिया। नेक्स्ट लेते हैं, कुछ एपोमिक्सिस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। देखो वैसे स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है 2n और गैमेटोफाइट का मतलब होता है n, लेकिन यहाँ उस कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ है कि गैमेटोफाइट क्या, एम्ब्रियो सैक। गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्या एम्ब्रियो सैक से एपोमिक्सिस हो रहा है या और किसी सेल से हो रहा है। तो और कोई सेल कौन सी होती है, न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट। अगर उनकी सेल से एम्ब्रियो बन जाए और एम्ब्रियो सैक ना बने, ये अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा था, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो उसको क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। इसके नीचे आपको किसकी डेफिनेशन नोट करनी है, डिस्क्रिप्शन, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का। एग्जांपल है लेमन एंड मैंगो। और गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कौन सा कहलाएगा, जब डेवलपमेंट एम्ब्रियो होगा किससे, सेल ऑफ गैमेटोफाइट से। और यहाँ गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड से नहीं है, या गैमेटोफाइट का मतलब है कि एम्ब्रियो सैक से, चाहे वो हैप्लॉइड है जो कि ट्रेडिशनल तरीके से बनता है, चाहे वो डिप्लॉइड है जो कि किससे बनेगा, एपोस्पोरी से। और फिर जिस भी तरीके से अपने एक बार वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट, उसमें फिर क्या तरीके होंगे, या तो एपोगेमी होगी या क्या होगी, पार्थिनोजेनेसिस। बोथ एप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में अगर ये वाला आए कि स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक क्या होगा, तो स्पोरोफाइटिक में ये लाइन लिखकर फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक का डिस्क्रिप्शन लिखना है, गैमेटोफाइटिक में ये लिखकर एपोगेमी और
पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना एम्ब्रियो वो एपोमिक्सिस हो गया। अब एपोमिक्सिस की अपन को क्या लिखनी है, इंपोर्टेंस। तो इंपोर्टेंस क्या है, पहली इंपोर्टेंस है क्योंकि मियोसिस होता नहीं है, गैमेटिक फ्यूजन होता नहीं है, तो वेरिएशन आएगी नहीं, और वेरिएशन नहीं आएगी तो जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो ठीक कैसी होगी, जैसा पेरेंट होता है ठीक वैसी की वैसी, बोले तो कैसी होगी, क्लोन होगी, क्लोन ऑफ पेरेंट होगी, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि वेरिएशन नहीं होगी। दूसरा जो है यूजफुल कैरेक्टर कंजर्व किए जा सकते हैं। सपोज करो कि आप एक प्लांट में जो कैरेक्टर है आप चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में भी वही हो, तो जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आ जाएगी, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किससे पॉसिबल है, एपोमिक्सिस के किसी भी मेथड से पॉसिबल है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। इसका मतलब समझो, देखो सपोज करो आपने हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग प्लांट को मिक्स करके एक प्लांट बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि उसके सीड प्रोड्यूस करूं, तो सीड में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करूंगा तो वेरिएशन आ जाएगी। तो उस हाइब्रिड प्लांट में मैं क्या करूंगा, एपोमिक्सिस, और एक गेमोस्पर्मी में सीड तो बनते ही है, तो सीड जब बनेंगे तो उन सीड को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से अपना टॉपिक पूरा हो गया। एक आगे की स्लाइड से एक डिस्क्रिप्शन नोट कर ले किसका, ए गेमोस्पर्मी का। अपन उसकी डेफिनेशन कर चुके हैं, उसके 4 तरीके यही, एपोगेमी वगैरह, एपोगेमी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी वगैरह। तो जो क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे लिखना है वो आगे की स्लाइड से नोट कर ले, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। तो देखो पॉली का क्या मतलब होता है, मोर देन वन, और एम्ब्रियोनी बोले तो एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर सीड में बने तो उसे अपन क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। जनरली सीड जो होता है उसे क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेट एम्ब्रियो, बोले तो सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, और कितना होता है, एक। अगर उस सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, उसे अपन क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। इस पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था किसने, एबी ल्यूवेनहॉक ने, किसके अंदर, ऑरेंज के सीड के अंदर। नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में कॉमन होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म के कुछ प्लांट भी शो करते हैं, जैसे लेमन, ब्लैकबेरी, टोबैको, ओनियन, क्रोटोलेरिया वगैरह। इसके पॉली एम्ब्रियोनी के केस में क्या होगा, क्या सारे के सारे एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएंगे सीड जर्मिनेशन के समय या नहीं, इसके भी 2 क्राइटेरिया है। तो मेजोरिटी ऑफ केस में तो क्या होता है, एक सीड के अंदर जितने भी एम्ब्रियो उनमें से सिर्फ एक एम्ब्रियो सीड जर्मिनेशन के समय मैच्योर होता है, बाकी डेवलपमेंट के समय डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक सीड के अंदर जब सीड जर्मिनेशन होता है तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो क्या हो सकते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं, और ऐसा होता है ऑर्किड में, जो कि बेसिकली एक तरह का क्या है, एपिफाइट्स है। आप में से कितने जने जानते हैं कि एपिफाइट्स क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एपिफाइट होता क्या है। नेक्स्ट है कॉज। कॉज क्या हो सकते हैं, तो देखो एडिशनल एम्ब्रियो बनने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो पहला तरीका है कि क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो का मतलब है कि जो एम्ब्रियो बना है, इमेच्योर एम्ब्रियो जो स्टार्ट हो रहा है अभी डेवलपमेंट के समय, उसमें क्लीवेज हो जाए, टुकड़े हो जाए किसी भी तरीके से, और उन दोनों टुकड़ों से या जितने भी टुकड़े हो उन टुकड़ों से क्या बन जाए, नए और भी एम्ब्रियो बन जाए। ऐसा का ऐसा कुछ एम्ब्रियो मतलब 1 से 2 एम्ब्रियो बनने का तरीका ह्यूमन में भी होता है, अपन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक। कभी कभी क्या होता है कि एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक नहीं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन सकते हैं। अब एडिशनल एम्ब्रियो सैक बनने के तरीके अपन देख चुके हैं, चाहे तो वो आर्किस्पोरियम सेल से डायरेक्टली हो जाए या फिर इंटेग्यूमेंट या न्यूसिलस से एडिशनल बन जाए, जो भी तरीकों एडिशनल एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे तो एक से ज्यादा क्या होंगे, एम्ब्रियो भी बनेंगे बाद में, और इसको भी क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। अगला है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल। कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक की जनरली एक सेल, कौन सी, एग सेल जो होती है वो एम्ब्रियो बनाती है, पहले जाइगोट और फिर एम्ब्रियो। कभी कभी सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल भी बना सकती है, अपन देख चुके हैं कि सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल से भी एम्ब्रियो बन सकते हैं। इस केस में कितने एम्ब्रियो बन जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा बन जाएंगे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और चौथा तरीका है बाय एक्टिवेटेड स्पोरोफाइटिक सेल। इंटेग्यूमेंट और न्यूसिलस की जो सेल होती है वो डायरेक्टली क्या बना सकती है, एम्ब्रियो भी बना सकती है। ऐसा किस में होता है, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में होता है। तो अपन ये चारों कारण समझ चुके हैं। अब इन 4 कारण के बेसिस पे पॉली एम्ब्रियोनी भी कितने तरह की होती है, 4 टाइप की होती है। अगर क्लीवेज से हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ऐसा होता है ऑर्किड और यूलोफिया में।
अब क्लीवेज होने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो 3 तरीके इधर दिए गए हैं। पहला है कि इरेगुलर डिवीजन हो जाए, दूसरा है कि जो प्रो एम्ब्रियो उसके ऊपर एक बर्ड निकल जाए, बोले तो एक आउटग्रोथ निकल जाए और फिर वो आउटग्रोथ अलग हो जाए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि क्लीवेज जो होता है वो प्रो एम्ब्रियो जो होता है उसमें ब्रांचिंग हो जाए और ब्रांचिंग से दो ब्रांच बन जाएगी या 3 ब्रांच बन जाएगी, तो जितनी ब्रांच बनेगी उतने एम्ब्रियो बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिनर्जिक पॉली एम्ब्रियोनी। बेसिकली ये जो तरीका है वो है ये तीसरे वाले में कि भाई एम्ब्रियो सैक जो है वो उसकी कोई और सेल, बोले तो एग सेल के अलावा कोई और सेल भी क्या बना दे, एम्ब्रियो बना दे। तो यहां पर सिनर्जिक पॉली एम्ब्रियोनी में वो दूसरी सेल कौन होती है, सिनर्जिट। अब उस सिनर्जिट से एम्ब्रियो बनने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सिनर्जिट में भी फर्टिलाइजेशन हो या सिनर्जिट में फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर सिनर्जिट में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, हेप्लॉइड, क्योंकि सिनर्जिट भी कैसी होती है, हेप्लॉइड। और अगर सिनर्जिट में फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो हेप्लॉइड एम्ब्रियो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, किसमें, आर्जिमोन मैक्सिकाना में। और डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो बनेगा वो विथ फर्टिलाइजेशन होगा सिनर्जिट में, किसमें होगा, अरिस्टोलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल पॉली एम्ब्रियोनी। मल्टीपल पॉली एम्ब्रियोनी तब कहते हैं जब एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा क्या बन जाए, एम्ब्रियो सैक बन जाए, और एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होगा तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो भी बनेंगे। ऐसा होगा कैजुराइना मोंटेना में। और लास्ट है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जिसमें स्पोरोफाइटिक और न्यूसिलस की जो सेल होती है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल अपन कर चुके हैं, वहां से नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपने पॉली एम्ब्रियोनी के सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर पॉली एम्ब्रियोनी में जो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं वो न्यूसिलस से बनते हैं तो उसके 2 इंपोर्टेंस होते हैं। एक तो न्यूसिलस से बनने वाला जो वो एम्ब्रियो जो बनेगा वो डिजीज फ्री होगा और वो करेक्टर में ज्यादा सुपीरियर भी होगा। ठीक है, तो 2 तो ये हो गए। और तीसरा क्या हो सकता है कि देखो पॉली एम्ब्रियोनी में जो एडिशनल एम्ब्रियो बनता है वो कभी कभी एपोमिक्सिस से बनता है, और अपन देख चुके हैं एपोमिक्सिस में कि जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो प्लांट के जैसी ही होती है, तो सिमिलर होती है। तो जो भी एपोमिक्सिस के एडवांटेज है वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। एक और पॉइंट याद रखना कि अगर पॉली एम्ब्रियोनी में हेप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है तो उसको अपन डिप्लॉइड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, केमिकल से, जिसको कहते हैं कॉल्सिचीन। इसके बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अभी के लिए याद रखना कि कॉल्सिचीन एक ऐसा केमिकल है जिससे अपन डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइडी क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ में कुछ सिग्निफिकेंस है जो आगे की स्लाइड से आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से अपना पॉली एम्ब्रियोनी, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कॉज, टाइप और सिग्निफिकेंस पूरे होते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें 4 मेथड आपकी बुक में डिस्क्राइब है, एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन जो है वो अपन ने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया, ये 3 हो चुके हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन जो बेसिकली टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है और इसे अपन बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें करते क्या है, देखो बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करते हैं, जिस पार्ट को यूज करेंगे उसे एक्स प्लांट कहेंगे, और उस पार्ट से कुछ सेल या टिश्यू निकालकर उसे आर्टिफिशियल कंट्रोल मीडियम में, जहां पर हर वो कंडीशन जो उसको चाहिए और हर वो न्यूट्रिएंट जो उसे चाहिए प्रोवाइड करवा के स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको कहते हैं प्लांटलेट्स। और फिर उन प्लांटलेट्स, और ऐसे प्लांटलेट्स बहुत सारे प्रिपेयर कर देंगे एक ही टाइम में, और उन सारे प्लांटलेट्स को जब सॉइल में ट्रांसफर करेंगे तो बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑफ स्टॉक प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, इसके देखो स्टेप देखते हैं। सबसे पहला होता है स्टेप 0। स्टेप 0 बेसिकली प्री ट्रीटमेंट है, या फिर अपन तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसको स्टेप 1 नहीं बोला। इसमें क्या करते हैं, जिस प्लांट मटेरियल को अपन को यूज करना है उसको सेलेक्ट करते हैं और उससे स्टरलाइज कर देते हैं। स्टरलाइज बोले तो उसपे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टिश्यू कल्चर में अपन सेल को क्या करेंगे, वो सारे न्यूट्रिशन देंगे जिससे वो ग्रो करेगी।
तो वो प्लांट सेल के साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रह गया तो वो भी ग्रो कर जाएगा, इसलिए अपन पहले स्टरलाइज करते हैं। सेकेंड स्टेप में ट्रांसफर ऑफ एक्स प्लांट इनटू ग्रोथ मीडियम फॉर इनिशिएशन ऑफ कल्चर। सेकंड में क्या करेंगे, जो पार्ट अपन ने यूज किया है, जिसको अपन ने क्या बोला था एक्स प्लांट, उसकी सेल टिश्यू जो भी है उसको अपन न्यूट्रिशन मीडियम में डालेंगे ताकि वो क्या करे, एक सेल से दो सेल या बहुत सारी सेल का क्लस्टर बना ले, जिसे कहते हैं कैलस। ये सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में अपन ट्रांसफर ऑफ कैलस इन डिफरेंट मीडियम, अब इस कैलस को और दूसरे न्यूट्रिशन मीडियम में डालेंगे जिसमें इस तरीके के हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स होंगे कि उसमें सूट का डेवलपमेंट करवाएंगे और उसे और ग्रो करवाएंगे। फिर इसको अपन और नेक्स्ट स्टेप में दूसरे और मीडियम में डालेंगे जहां क्या होगा, रूट इनिशिएशन होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट भी निकली हुई है, सूट भी इनिशिएट हो रखा है, इसे कहते हैं प्लांटलेट्स। अब इस प्लांटलेट्स को अपन नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले इसे सॉइल में ट्रांसफर करेंगे जिसे कहेंगे हार्डनिंग, और फिर हार्डनिंग करने के बाद एक्लामेटाइजेशन होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, प्लांट एडजस्ट करता है किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये स्टेप होते हैं और इससे अपन बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्रोजेनी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहला तो यही सिग्निफिकेंस है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, सेकेंड है कि प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। अक्सर जो इसमें कल्चर के लिए जो यूज करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की या सेल होती है, रूट टिप की, शूट टिप की, और इनमें हमेशा बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं लगते। तो अगर इन सेल से अपन ग्रो करवाएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी डिजीज फ्री होगी। ऐसा अक्सर ऑर्किड, गैलोडियस, इसमें अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि अपन ये वाले प्रोसीजर करेंगे तो पहले उसे एडजस्ट कराएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा वो इन प्लांट पे क्या होगा, कम होगा, जो अपन माइक्रो प्रोपोगेशन से प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर में अपन ने वो सारे मेथड देखे जो एडिशनल मेथड थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो इन चार मेथड को अपन ने इसमें डिस्कस किया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डिस्क्रिप्शन नहीं किया क्योंकि वो अपन चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं, और माइक्रो प्रोपोगेशन को अपन और भी डिस्क्राइब फॉर्म में करेंगे यूनिट 4 में, जो बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को अच्छे से नोट करके आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ये चैप्टर को बार बार देखकर खूब सारा लर्न कीजिए, इसे खूब सारी हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।